गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरी करेंगे और जो आपका एडिटोरियल है वो सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म ऑन आरबीआई होल्डिंग रैट्स, जो अपनों ने प्रीवियस क्लास में किया था। तो आई थिंक आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट होगा। आपको पता है कि जब मैं एडिटोरियल करवाता हूँ तो उसके अंदर आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे दिए गए होते हैं। उन जो वर्ड्स है, वो जो वोकैबलरी है, उसको आप लोगों ने याद करना होता है। और नेक्स्ट क्लास में जब वोकेब की क्लास होती है तो वहाँ पे एक टाइप से आपका होमवर्क होता है, क्योंकि वोकेब की क्लास में अपने क्या करते हैं, पहले वोकेब अपीयर होगी आपके सामने, तब आप लोगों ने उस वोकेब का क्या करना है, मीनिंग देना है। उसके बाद भी मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करवाता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो ऑनेस्टी के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट किया करो। जितना मैं होमवर्क देता हूँ उस होमवर्क को आप कंप्लीट रखा करो, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज सक्सेस के चांसेस नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी दिखाओगे तभी आपके साथ क्या होगा, जो एग्ज़ाम है वो क्या करेगा, ऑनेस्टी दिखाएगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। ईमानदारी के साथ आपको अपना जितना भी आपको काम दिया जाता है, जितना होमवर्क दिया जाता है, वो सारा का सारा आप लोगों ने रिवाइज करना होता है और उसको कंप्लीट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो फर्स्ट वोकेब आपकी आती है वो आती है अनइक्विवोकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइक्विवोकल? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइक्विवोकल? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें यहाँ पे। अनइक्विवोकल का मीनिंग असंदिग्ध, सुस्पष्ट, जाहिर, साफ, सुगम, सुबोध, साफ, जाहिर। ये आपका क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में देखें तो। अब यहाँ पे अपने मीनिंग अगर इसका, अब देखो जाहिर, जाहिर का मतलब स्पष्ट होता है, उसी को बोलते हैं जाहिर। तो ये आपके आरआरबी हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो क्या है, क्लियरली डिफाइंड, जो क्या हो, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में क्या हो, डिफाइन किया गया हो, बताया गया हो। सिनोनिम देखें, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। अपेरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, तो सिनोनिम है, इसके सेम सिमिलर मीनिंग ले रहे हैं। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाले हो गए। वैग का मतलब धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। और डाउटफुल का मतलब संदेह वाला, अस्पष्ट होता है। तो ये मतलब आपका अनइक्विवोकल का मतलब तो स्पष्ट है, और इसका मतलब क्या है, अस्पष्ट वगैरह, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग के साथ आ जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, ही स्टेटेड अनइक्विवोकली, उसने स्टेट किया मतलब उसने बताया, स्टेटमेंट दिया। अनइक्विवोकली किस फॉर्म में दिया, एस बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया। उसने बोला, क्या बोला, दैट की द फोर्सेज वर रेडी टू गो टू वॉर, कि जो सेनाएं हैं वो क्या है, तैयार थी क्या करने के लिए, वॉर में, वॉर की तरफ जाने के लिए, युद्ध की तरफ जाने के लिए तैयार थी। एडिटोरियल में देखें, पॉलिसी रिव्यू टू अनइक्विवोकली इंडिकेट, जो पॉलिसी रिव्यू है आपका, ठीक है, टू अनइक्विवोकली इंडिकेट, क्या करने के लिए, स्पष्ट रूप से इंडिकेट करने के लिए, इंगित करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, डॉट डॉट दे रखा है मैंने, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। उसके लिए आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख जाएगा कि कौन सी लाइन है ये, तो वहाँ पे ये हाईलाइटेड आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो पिक्चर आती है, क्योट आता है तो पढ़कर देखते हैं इसको कि ये क्या बोलना चाहता है। टू स्पीक एविल ऑफ एनी वन, टू स्पीक मतलब बोलने के लिए, बताने के लिए किसी का। एविल ऑफ एनी वन, एविल का मतलब क्या होता है, एविल का मतलब होता है मतलब बुराई, किसी की बुराई बताने के लिए। अनलेस कब तक, जब तक देर इज अनइक्विवोकल प्रूफ्स ऑफ देयर डिजर्विंग इट, उन्हें उनके डिजर्व करने के, इस चीज़ को डिजर्व करने मतलब इस बुराई को डिजर्व करने का मतलब उनके अंदर ये बुराई है, उसके प्रूफ आपके क्या है, सबूत हो। कैसे, अनइक्विवोकल का मतलब क्या है, स्पष्ट सबूत हो। मतलब अनलेस का मतलब कंडीशन लगाते हैं कि जब तक क्या है, किसी बंदे की जो बुराई है, उसके पर्सन के अंदर बुराई जो आपको आप बोल रहे हो, उसकी जब तक उसके प्रूफ ना मिल जाए, उस पॉइंट से पहले अगर आप किसी की बुराई की बात करते हो तो वो क्या इज एन इंजरी है, वो एक क्षति है। किसका, फॉर विच, जिसके लिए देर इज़ नो एडिक्वेट रेपरेशन, जिसके लिए कोई पर्याप्त रेपरेशन नहीं है, मरम्मत नहीं है, उसकी हर्जाना क्षतिपूर्ति नहीं है, ऐसी चोट है वो। मतलब क्या निकला, मतलब इस बात का ये निकला कि किसी व्यक्ति की अपने बुराई को बोलते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है, इस तरीके से अपने बात करते हैं विदाउट प्रूफ के, जब तक उसका प्रूफ ना मिले कि वो रियल में ऐसा है या नहीं है। तो ऐसा करना क्या है, एक ऐसी इंजरी है जिसका कोई दोबारा से उसको रिपेयर नहीं कर सकते आप, रेपरेशन नहीं है, उसकी कोई हर्जाना नहीं है, मतलब क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, ऐसी उस बंदे के लिए चोट है। क्या पता वो बंदा ऐसा हो ही ना। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। ये बात अपनों ने भी देखी है, समाज की ये बातें हैं, अपनी सोसाइटी की। क्या
कि कोई पर्सन मतलब बहुत अच्छा कर रहा है तो लोग उसकी गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं और खुद से ही कुछ गलतियां बना देते हैं कि यार वो रियल में ऐसा है, चाहे वो वैसा ना हो। ये उस पॉइंट को शो कर रहा है कि वो पर्सन हो सकता है कि वो रियल में ऐसा नहीं है, फिर भी लोग क्या करते हैं उसके लिए बोलते हैं, उसको बदनाम करने के लिए। मान लो कोई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, मान लीजिए कोई टैलेंटेड पर्सन है, अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है वो, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, टांग खींचने के लिए क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, झूठी बुराई करेंगे, ताकि उसको क्या हो, वो उसको बदनामी मिले, ताकि वो सक्सेस ना हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों के जो लोग हैं उनकी बुराई करने से, अगर आप उसके लिए गलत बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर अपने बात करें, तो ऐसी चीज़ों से, इन चीज़ों से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर उस बंदे में कुछ ना कुछ है तो वो नहीं रुकेगा। समझ में? ये सेम आपके साथ है। अगर आप टॉप कर रहे हो किस चीज़ को, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए आपका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वे में आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम वगैरह में जाते हो आप, तो अच्छे से फाइट कर लेते हो एग्ज़ाम, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिलेक्ट भी हो गए, तो जो उनके रिलेटिव वगैरह जो मतलब आपकी जो सक्सेस से जो आपको क्या जलते हैं, वो लोग क्या करेंगे, आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि आप अगर सक्सेस हो गए तो लोग आपकी, अब अनसक्सेसफुल हो फिर भी बुराई तो करेंगे ही, ठीक है, सक्सेस हो गए तो बुराई करेंगे कि यार उसकी जॉब तो लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है ना वो बंदा है ना बिल्कुल भी काम का नहीं है, दिल का बिल्कुल भी साफ नहीं, बहुत घटिया इंसान है। इस तरीके से होता है कि नहीं होता? ये चीज़ें आपने सुनी है ना, वो वाली बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के लिए, जब तक अपने को पता नहीं है रियलिटी क्या है तब तक। क्योंकि कई बार लोग कुछ मान लीजिए बिहेव उनका अपने को नेगेटिव बिहेव लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता? लेकिन उस नेगेटिव बिहेव को ध्यान में रखते हुए आप उस पर्सन को क्या कर देते हो, मतलब आप खुद से डिफाइन कर देते हो कि ये बंदा ऐसा है। ये चीज़ मैंने तो बहुत नोटिस की है, ठीक है। तो ये ऐसे सोचते हैं कि ये बंदा क्या है, ऐसा है, इस तरीके से सोचते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या पता उस बंदे की कोई मजबूरी हो या फिर कोई उसकी डिसिप्लिन वगैरह कोई भी चीज़ हो, उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा बिहेव कर रहा हो, रियल में वो ना हो। जब अपने उस, और ये होता भी, अपने किसी बंदे के बारे में क्या करते हैं, किसी पर्सन के बारे में इमेज बनाते हैं नेगेटिव, और बाद में जब उससे थोड़ा अपना अटैचमेंट होता है, मिलते हैं उससे, तो अपने को पता लगता है कि यार अपनों ने क्या सोचा था, रियली में पर्सन तो बिल्कुल अलग है। समझ में आया जी? तो वो वाला केस है। जैसे मान लो एक बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्लास के अंदर मान लो स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, और बाई चांस हम क्या बोल देते हैं उनको, मतलब, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ ताकि उसके समझ में, एग्जांपल तो इस तरीके से लेता हूँ कि उसके समझ में आ जाए, उस तरीके से। समझ में आ रही चीज़? और वो एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि दिल पे लग जाता है अगले के, चाहे टीचर का इंटेंशन ना हो, फिर वो बोलते हैं कि सर तो क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं क्लास में, क्या तो उनसे पूछें। ये इमेज बनाते हैं, ये चीज़ मैंने सुनी भी है, बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और सर को पता ही नहीं है कि बंदा दिल पे लेकर बैठा है, जो स्टूडेंट है वो दिल पर लेकर बैठा है, सर को कुछ भी नहीं पता। ये चीज़ें होती है कि नहीं होती? ऐसे भी होता है कि अपनी जैसे लाइव क्लास भी चलती है या फिर कोई भी क्लास चलती है, तो आप लोग कोई डाउट पूछते हो, तो मैं लाइव क्लास के अंदर कुछ बोल देता हूँ, आपको इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूँ, या फिर मैं बीच में बोल दिया कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, तो वो पर्टिकुलर जिसके मतलब किसी न किसी के तो चैट आई हुई होता है, कमेंट आया होता है, उसके जस्ट बाद अगर वो बात मेरी आ जाए, तो उसको ऐसे लगता है कि सर ने मुझे बोला है, और वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये चीज़ें हो जाती है। अब ये भी मत लेना किसी की बात पे, अगर ऐसा हुआ है तो अब ये चीज़ को, इसको भी, अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी दिल पे ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, हम तो एक्सप्लेन करने की फॉर्म में वो बोलते हैं, बीच में बात आ जाती है, ठीक है, और आप उसको अलग वे में ले जाते हो, हमारा वो इंटेंशन होता ही नहीं है। ऐसा ही एक पॉइंट और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर जो है मतलब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। ये भी एक बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों के माइंड में कि कोई टीचर अपने को कोई तैयारी कराए तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। अरे भाई, जब उसने फील्ड ही चूज़ कर लिया तैयारी करवाने का, जब उन्होंने इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ दम है ना, वो सिलेक्शन ले सकते हैं। जब उन्होंने फील्ड ही ये चूज़ कर लिया तो वो टीचिंग, अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आप कहाँ से सिलेक्ट होगे? क्या पता उस बंदे का, जो जितने टीचिंग में आते हैं, मतलब मान लीजिए कर रहे हैं, तो क्या पता उनको मतलब यही जॉब है उनकी, वो यही चाहते हैं कि हमें इस फील्ड में, उनको फील्ड मिल गया अपना, इसलिए वो सिलेक्शन ना ले रहे हो। ये चीज़ कोई नहीं देखता, मतलब ऐसी। अब दूसरी बात, आप ऐसे नहीं सोचते कि चलो अपने मानते हैं कि सर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, जब सर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो उन सर का नॉलेज आपको दिखता है, तो वहाँ से आप ये से नहीं पता लगा सकते कि सर को तो इतनी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ईजिली हो सकता है। तो वो वाली बातें हैं, क्यों नहीं हो सकता सिलेक्शन? फिर भी आप क्या करते हो, नेगेटिव सोचते हो, और उस नेगेटिव के साथ क्या सोचते हो कि जब इनका सिलेक्शन, ये हमारा क्या करूँगा, और ऐसे नेगेटिव करके फिर ऐसे सोचते हो ये पढ़ा ही नहीं सकता। और जैसे माइंड ऐसा हो गया कि ये पढ़ा नहीं सकता, चाहे वो कितना टैलेंटेड पर्सन हो, वो आपको कभी नहीं पढ़ा सकता। मतलब फालतू चीज़ें सोचनी है, मतलब अपने काम से काम नहीं रखना। समझिए, टीचर आपको पढ़ा रहा है, एफर्ट्स डाला है, क्योंकि उसका पढ़ाने का काम है, वो आपको पढ़ाना चाहता है, मतलब वो अपने फील्ड में खुश है,
उसको अपना फील्ड मिल गया। जॉब का मतलब ये थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब, उसको अपना फील्ड मिल चुका है। उसको ये अच्छा लगता है कि उसके कारण कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ज़्यादा, एक तो वो खुद सिलेक्ट होएगा, एक ही सिलेक्ट होगा। अगर उसके कारण 100 और सेलेक्ट हो गए तो इसका मतलब एक की जगह 100 हुए ना, तो वो कितनी पॉजिटिविटी आती है, ये चीज़ कोई नहीं सोचता। फिर ऐसे बोलते हैं कि मैथ वाले सर को रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग वाले को मैथ नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इस तरीके से इंग्लिश वाले सर को मैथ रीजनिंग नहीं आती। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। तो आपको ऐसे लगता है क्या मुझे मैथ रीजनिंग नहीं आती? ये चीज़ आपको पता भी है, मैंने क्लासेस में भी आपको एडवांस वाले टॉपिक करवा रखे हैं रीजनिंग मैथ्स के, इंग्लिश के साथ में। और फिर आपको अगर ऐसे लगता है कि उनको ये इंग्लिश वाले को मैथ रीजनिंग नहीं आती, तो फिर मुझे इसे बताओ, आरआरबी का एग्ज़ाम जो होता है उसके प्री के अंदर मैथ्स और रीजनिंग ही आती है, फिर भी मैं मेंस में आपको मिलता हूँ नहीं मिलता एग्जाम के अंदर? मेंस में आता हूँ ना मैं, तो प्री कहाँ से क्लियर हुआ फिर मेरा? इंग्लिश तो थी ही नहीं। अगर आप आईपीएस वगैरह में बोल दो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, एसबीआई वगैरह में तो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के कारण सिलेक्शन ले जाते हो, उसमें थोड़े बहुत मार्क्स आते होंगे, तो फिर आरआरबी के अंदर कैसे सिलेक्शन हो जाता है मेरा? मेंस में मैं कैसे पहुंच जाता हूँ? प्री कैसे क्लियर हो जाता है? ये भी तो सोचो ना आप कि सर है ना, जब प्री में भी हमें मिलते हैं और मेंस में भी सर हमें वहीं पे मिलते हैं, तो इसका मतलब मैथ रीजनिंग भी वीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सर को सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं, उनको अपना फील्ड मिल गया। तो थोड़ा अपना माइंड थोड़ा है ना सही वे में सोचो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे नॉलेज लेने की कोशिश किया करो, फालतू सोचकर खुद को नेगेटिव मत बनाया करो, ठीक है? इसलिए देखो, टीचर का तो कुछ नहीं होगा, आपका बुरा होगा कि आप माइंड में यही सोचते रहोगे कि इनका नहीं होता, इनको क्या आता होगा, कहीं गलत ना पढ़ा दे, इस तरीके से होता ही नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि गलत पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको खुद को ही पता है। तो ऐसी फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो। बहुत सारे रीज़न होते हैं क्यों सिलेक्शन नहीं ले रहे, क्यों जॉब नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं जाना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है कि इनको कुछ आता नहीं है, आता भी है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन ना लेने के रीज़न बहुत सारे होंगे। क्या पता उनको ना फील्ड मिल गया हो, क्या पता इस फील्ड में उनको इंटरेस्ट आता हो। समझ में ये चीज़ क्लियर हुई ना? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे, तो स्टार्ट करें इसको। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है यूनैनिमस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनैनिमस? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनैनिमस। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें यहाँ पे। यूनैनिमस का मतलब है एकमत, सर्वसम्मत, एकीभूत, अखंड। ये इसका मीनिंग होता है, एकमत, सर्वसम्मत, एकीभूत, अखंड। अखंड का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, सारे एक साथ हों। मीनिंग इंग्लिश में देखें, इन कंप्लीट एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट में हो कोई, ठीक है, पूरा का पूरा एग्रीमेंट हो, ठीक है, उसके अंदर। सिनोनिम्स देखें, कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? एकमत होना, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब एक साथ को बता रहा है, तो आपका सिनोनिम है, सेम मीनिंग है। एंटोनिम देखें, डिवाइडेड हो गया, अलग अलग होना। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब भी अलग होना, ये इसका आपका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, बिल्कुल सही है। यूजेज यहाँ पे देखें, देयर डिसीजन वॉज यूनैनिमस, उनका जो डिसीजन था वो यूनैनिमस मतलब एक सहमति वाला था, ठीक है, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें, न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स यूनैनिमसली वोटेड टू, जो नए एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उन्होंने यूनैनिमस फॉर्म में एक मत होकर उन्होंने क्या किया? वोट किया किसी की तरफ। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल गो थ्रू करना पड़ेगा। चलते हैं पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर और बिल्कुल इजी पिक्चर है समझने के लिए। क्या बहुत सारे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? हैंड को रेज करके इन्होंने क्या किया? अपनी सहमति दिखाई है। तो ये क्या है? यूनैनिमस है। ये यूनैनिमस को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। अब यूज़ कैसे करोगे इनको, वो भी तो अपने देखे, यूज़ कैसे करना है इन वोकेब्स को, यूज़ कैसे करोगे आप? यूज़ करने का भी तो होना चाहिए ना, यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने, यूनैनिमस ऐसे बोल दो कि हम सारे के सारे क्या यूनैनिमस हैं, इस चीज़ के लिए हम यूनैनिमस है। घर पे भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बात होती है, बहुत सारी बातें होती है, मतलब आपने बोले कि जैसे मान लो घर पे नॉर्मल वाली बात है कि सब्जी किस चीज़ की बनाई जाए, ठीक है, तो आज कौन सी सब्जी बनाई जाए, तो उसके लिए, या फिर कुछ मीठे में क्या बनाया जाए, तो क्या बोलेंगे कि इस चीज़ के फेवर में हम, मतलब यूनैनिमस है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है डिसिपेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिपेट? जल्दी से मीनिंग बताओ इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिपेट। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। डिसिपेट का मतलब नष्ट करना, गायब हो जाना, बिगाड़ना, छितराना, दूर करना। छितराना, छित्र मारना, एक छित्र मारना होता है पंजाबी की फॉर्म में अपने बात करें, छित्र वो नहीं है। छितराना का मतलब अलग कर देना। वैसे ही छित्र मारते हैं तो अलग ही हो जाते हैं, सारे भागते ही हैं, क्योंकि इंग्लिश में देखें मूव अवे, दूर चले जाना मतलब अलग हो जाना। छित्र मारा जाता है, छितराना का मतलब छित्र मारते हैं तो वो भागते ही हैं, दूर दूर ही हो जाते हैं, तो छितराना का मतलब अलग होना होता है। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, डिजोल, डिजोल का मतलब खत्म करना, खराब करना, नष्ट करना। फैड का मतलब ये बिल्कुल से छितराना मतलब दूर करना, मतलब गायब हो जाना, एक टाइप से चीज़ कम हो जाना, फीकी पड़ जाना। एंटोनिम कलेक्ट, एक तो आप क्या कर रहे हो, उनको दूर कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, बिखेर रहे हो।
और ये क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। असेंबल का मतलब भी कलेक्ट करना ही होता है, असेंबल मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, द टेंशन इन द रूम हैड डिसिपेटेड, जो रूम में जो तनाव बना हुआ था, टेंशन थी, वो डिसिपेट हो चुकी थी, मतलब वो दूर हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। एडिटोरियल में देखें, दीज शॉक्स, ये जो झटके हैं, शॉक्स हैं, इट पॉजिटेड, जो इसने पॉजिट के मान लिए थे, सो डिसिपेट इज, वो क्या हो, डिसिपेट होने चाहिए एज, जैसे कि इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड कोई बातें हुई थी, उसके लिए कंप्लीट आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस के लिए। तो चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर में फिर से क्योट, क्योट में क्या है, टू पिनिट्रेट, पिनिट्रेट का मतलब पार करना, एंड डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है, दूर करना, खत्म करना, फेड करना। दीज क्लाउड्स ऑफ डार्कनेस, ये जो अंधकार के जो बादल हैं उनको पिनिट्रेट करने के लिए, मतलब उनको पार करने के लिए और उनको डिसिपेट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, द जनरल माइंड, जो आम दिमाग है, मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, बाय एजुकेशन, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा उसे मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है क्या, कि पिनिट्रेट करने के लिए और डिसिपेट, ये जो अंधकार में जो आपके क्या है बादल हैं, इनको ख़त्म करने के लिए एजुकेशन के द्वारा इसे क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, उन्हें माइंड को स्ट्रेंथन किया जाना है। एजुकेशन ही ऐसा है जो इस अंधकार को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन आज की सोसाइटी में बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी माइंड भी बिल्कुल क्या है, नेगेटिव फॉर्म में चलता है। मतलब सोसाइटी के जैसे नियम की बात अपनी करें ना, सोसाइटी की बातें करें तो मतलब जैसे मान ली गर्ल्स के लिए बाइसिंग होना, ठीक है, ये चीज़ बॉयज़ गर्ल्स के लिए बाइसिंग होना, गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देना, उनके अगेंस्ट मतलब उनको बोलना कि पर्दा प्रथा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर हैं। और एजुकेटेड लोग ऐसा करते हैं, जैसे कुछ टेम्पल्स वगैरह में बोलते हैं कि गर्ल्स नहीं जा सकती, ठीक है, अपवित्र हो जाएगा टेम्पल। ये चीज़ अपने देखें कि केरला का जो केस हुआ था, और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है वो, और फिर भी देखो वहाँ पे क्या केस हुआ था, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है वो इंडिया में, ठीक है, फिर भी देखो वहाँ पे मतलब ये जो इसने तो चलो डायरेक्ट इसने दे दिया, एजुकेशन से क्या होगा, ये डार्कनेस के जो क्लाउड है वो खत्म होंगे। लेकिन रियल एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन को आपको लाइफ में क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं है कि जैसे आप पीजी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे जाते ही नहीं आप, बिल्कुल मतलब कॉलेज जाते ही नहीं है, और एग्जाम के टाइम में जाते हैं, पेपर पास कर लिया, तो वो तो अनपढ़ ही है एक टाइप का। उसने किया क्या, उसने तो चीज़ें रटी है, जो लिखी हुई चीज़ें उनको रट कर और उनको डायरेक्ट छाप के आ गया एग्जाम के अंदर, और कुछ उसने सीखा क्या है, उसने बुक्स से सीखा क्या। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिग्री कर ली, कुछ भी कर ली। एजुकेशन का मतलब होता है सीखना, जो मैनर्स की चीज़ें हैं, जो आपके एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो अपने मौलिक वैल्यूज़ है, जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, उनको सीखना कि क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को सीखना, वो एजुकेशन होती है। और वो वाली एजुकेशन है, वही क्या करेगी, आपको इस डार्कनेस से दूर करेगी, डिग्री नहीं करेगी। समझ में आया चाहिए, डिग्री से नहीं होने वाला। एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं होता। यहाँ पे जैसे एजुकेशन यूज हुआ है, इसका मतलब है माइंड को मतलब क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, पॉजिटिव जो आपके मैनर्स है उनसे, शिष्टाचार की चीज़ों से, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छाइयों से, उन चीज़ों की इसने बात बोली है, जो इथिकल वैल्यूज़ हैं उनकी बात इसने बोली है। क्लियर है। डिसिपेट को यूज़ कैसे करोगे, डिसिपेट को ऐसे यूज़ करेंगे, जो हमारी नेगेटिविटी है इसको हमें डिसिपेट करना है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करके हमें इसे डिसिपेट करना है। कोई किसी की वीडियो देख रहे हो या फिर मेरे से भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो सर हमारी जो नेगेटिविटी है उसको डिसिपेट करने में हमारी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी है डोविस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोविस, जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोविस। थोड़ा सा हिंट दूं, डोविस बना है डव से, डव डव सफ़ेद कबूतर, ठीक है, डव से डोविस बना है। चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। मीनिंग यहाँ पे शांतिवादी, जो शांतिवादी हो, पीसफुल हो, उसको बोलता है। अपोज टू वॉर, मीनिंग यहाँ पे अपोज टू वॉर, जो युद्ध के खिलाफ हो। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स देखें, पीसफुल काम, शांत हो, शांति प्रिय हो, ठीक है। एंटोनी वॉर लाइक, अग्रेसिव, आक्रामक, वॉर लाइक, युद्ध वाला, युद्ध टाइप का, मतलब जिसको युद्ध करने वाला, मतलब ज़्यादा युद्ध दिखे जिसको, वो वाला। यूजेज यहाँ पे देखें, हिज व्यूज ऑन फॉरेन अफेयर्स आरंट एग्जैक्टली डोविस, वो शांतिप्रद नहीं है, जो उसके फॉरेन अफेयर्स पे जो उसके व्यू है, उसका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, वो एग्रेसिव है, शांतिप्रिय नहीं है। एडिटोरियल में देखें, मेजोरिटी व्यू ऑफ इंश्योरिंग ए डोविस पोजीशन ऑन, किसी पे डोविस पोजीशन को इंश्योर करने का जो मेजोरिटी व्यू है उसकी कोई बात हुई थी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। और ये जो आपका जहाँ पे है, ठीक, आई थिंक ये लास्ट वाले पैराग्राफ में है, तो ये वो जो सेंटेंस है, ये बड़ा ही शानदार वाला सेंटेंस था। कंप्लीट पूरा जो पैराग्राफ ही था, आई थिंक वो ही कंप्लीट एक सेंटेंस था। और इसमें यहाँ पे वर्किंग बड़ी ही शानदार वाली वर्किंग थी। यहाँ पे वो हेड वाला जो सेंटेंस था,
यहाँ पे वो क्या था आपका हेड वाला सेंटेंस था। और हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि सर मतलब उसने बोला, सर भी नहीं बोला, अरे भाई बोला था उसने कि अरे भाई हेड का सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, कुछ जचा नहीं। तो इसका मतलब अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें नहीं जचती, इसीलिए एग्ज़ाम को आप नहीं जचते, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। समझ में आ रही चीज़? क्यों? क्योंकि वो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज था, उसका बैक रिफ्लेक्शन था, ऑब्जेक्शंस जो मिस्टर वर्मा हैड, ऑब्जेक्शंस मिस्टर वर्मा हैड, ऐसे था। उसके बाद में आपका मेजोरिटी व्यू स्टार्ट हुआ था। तो वो बोले अरे भाई इस हेड का तो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ये तो जचा ही नहीं, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है, ठीक है, उस तरीके से उसने बोला। तो ये इसका तो सब्जेक्ट भी बन रहा है, इसका तो ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, तो ये सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा है मेजोरिटी व्यू, तो वो आगे सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा, ये चीज़ वो बोलना चाहता था वैसे तो, ठीक है, वो जो भी कैंडिडेट था, ठीक है, वो ये चीज़ बोलना चाहता था। लेकिन उसने ये नहीं देखा वहाँ पे कि ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। और ये दिक्कत कैसे, वो न्यू स्टूडेंट था कोई, ठीक है, ये दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि आप रूल्स को फॉलो करते हो। और उसके बाद उस बंदे ने क्या कर दिया था, कमेंट डिलीट भी कर दिया था थोड़े टाइम बाद। जब मैं गया था रिप्लाई करने, उस टाइम पे वो लिखा हुआ था कमेंट नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब कमेंट उसने डिलीट भी कर दिया। हो सकता है उसने डायरेक्ट देख कर कमेंट कर दिया, उसके बाद में हो सकता है कि उसने वीडियो देख ली हो, फिर उसके समझ में आ गया अच्छा ऐसा होता है क्या। तो ये दिक्कत होती है कि आपने रूल्स रटे हुए, क्योंकि ये एडवांस चीज़ें, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, आईएनजी क्लोज, ये चीज़ें आपको नहीं आती क्योंकि आपने रूल्स रटे हुए हैं, इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और आजकल जो रियल इंग्लिश है, वो रियल इंग्लिश के जो एलिमेंट्स है यही हैं आपके सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, आईएनजी क्लोज, थीम केस वगैरह। तो ये चीज़ें, हेल्प मेक आपका सेंटेंस होता है, ये सारी चीज़ें तो ये नहीं आती, तो इसलिए दिक्कत होगी वहाँ पे। अब रूल्स रट कर अगर करोगे, अगर वो मान लो एरर में आ जाता, तो वो जो बंदा, जिस पर्सन ने मुझे कमेंट किया था, वो उस पर्सन का 100% गारंटी नेगेटिव होता। समझ में आ रही चीज़? क्योंकि उसको वो चीज़ें आती नहीं है, यही तो दिक्कत है। और जितनी फैकल्टीज़ है, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अभी तक वो रूल्स ही रटा रहे हैं। मतलब कोई भी फैकल्टी उठाकर देखना, सारे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, रूल्स ही रटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब करे क्या वो बच्चा भी, क्या करे, क्योंकि उसने सीखा ही ऐसा है, उसकी क्या गलती है यहाँ पे। समझ में आ रही चीज़? तो ये रियलिटी है। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे डव है, एक यहाँ पे हॉक है। हॉक का मतलब क्या होता है आपका, बाज। डव का मतलब सफ़ेद कबूतर। तो सफ़ेद कबूतर जो प्रतीक होता है वो किसका प्रतीक होता है, शांति का होता है। तो डव, डव से डोविस बना, जो कि शांति वादी को बताता है। हॉक से हॉकिस बनता है, हॉकिस का मतलब आक्रामक, युद्ध प्रेमी, इस तरीके से होता है ना, एग्रेसिव। हॉकिस का मतलब आक्रामक, एग्रेसिव, आक्रमणकारी, वो होता है हॉकिस। तो वो हॉक से बना है। हॉक का मतलब बाज। बाज को क्या बाज किस चीज़ का संकेत है, आक्रमण का संकेत है, कि वो अटैक करता है, अटैक बड़ा ही शानदार अटैक करता है वो, ठीक है, अटैकिंग पावर उसकी बड़ी शानदार वाली होती है। तो उसको सिंबल बनाया है किसका, अटैक का। और डव को जो सफ़ेद कबूतर पहले शांति के लिए भेजते थे ना, कबूतर को वाइट जो कबूतर था उसको छोड़ा जाता था शांति के लिए, तो वो शांति का क्या है, प्रतीक है। तो अब जो डव है वो बोल रहा है रेट कट, वो बोल रहा है रेट को, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है, जैसे आरबीआई की अपने एडिटोरियल पे शूट कर रहा है ये, कि रेट को कट करो, शांति चाहता है वो। और जो आपका बाज है, हॉकिस, हॉक है जो, वो हॉकिस बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि रेट हाइक, रेट बढ़ा दो। मतलब इतनी ज़्यादा गड़बड़ होने पे भी, मैं इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ने पे भी बोल रहे और रेट बढ़ा दो, तो एग्रेसिव है ना। और रेट कट को बोल रहा है, मतलब वो बर्डन को कम करो, तो वो शांतिवादी है। तो ये बिल्कुल पिक्चर से क्लियर हो गया दोनों की बातों से, और आपको पता भी लग गया, अब दो वोकेब भी पता लग गया, डोविस और एक क्या पता लग गया अपने को, हॉकिस। तो डोविस का एंटोनिम हॉकिस भी हो जाएगा। समझ आए? डोविस को यूज़ कैसे करोगे, डोविस में मेरा जो बिहेवियर है, मुझे डोविस बिहेवियर बनाना है, ठीक है, हर लोगों के साथ, हर किसी के साथ डोविस वे में बात करनी है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव हो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई मान लीजिए मेरे अगेंस्ट कुछ करे, या फिर कोई गलत काम कर रहा है, तो मुझे हॉकिस फॉर्म में आ जाना है, ठीक है, समझ में आए? इस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वोकेब पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम। जल्दी से मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, स्टार्ट करें। मीनिंग यहाँ पे आता है टाइम का, वश में करना, नरम करना, मतलब कम करना किसी चीज़ को, जिसको उसका इफेक्ट कम करना। मीनिंग यहाँ पे देखें, मैक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, कम तीव्र या स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब थोड़ा वीक करना, मैं उसको नरम करना कोई चीज़ को, ठीक है। सिनोनिम्स देखें, माइल्ड, वीक, दोनों ही सही है। माइल्ड का मतलब भी क्या होता है, नरम होता है, ठीक है, नॉर्मल। और वीक का मतलब कमज़ोर होता है, ये सेम बात बोल रहे हैं। एंटोनिम स्ट्रॉन्ग हो गया, एक तो आप किसी चीज़ को नरम बना रहे हो, एक आप उसको स्ट्रॉन्ग वे में चली गई आपकी, ठीक है, मजबूत। एग्रेसिव, आक्रामक, एक तो उसको नरम बनाया है, एक उसको वश में किया, एक आक्रामक है, वो वाइल्ड हो गया एक टाइप से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम। जो वश में ना आए वो भी क्या है, इसका अपोजिट होता है,
ठीक है, एग्रेसिव ही होता है वो। यूसेज यहाँ पे देखें, दीज आइडियाज में सीम टाइम टुडे, ये जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है वो आज क्या दिखाई देते होंगे, क्या दिखाई दे रहे होंगे आपके टाइम, मतलब फीके दिखाई दे रहे हैं, फीका भी बोल सकते हो, फीके। एडिटोरियल में देखें, इट लिटिल नियर टर्म लीव इट टू टेम प्राइस प्रेसेस, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा इट वगैरह का आपको, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे, और पिक्चर एनालिसिस में आगे अपने कबूतर, मतलब ये आपके रेगुलर है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट अभी रेगुलरिटी नहीं दिखा रहे, मतलब कम हो गए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब रेगुलरिटी नहीं दिखा रहे, तो ये आप लोगों का ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। पछतावा आपको ही होना है, आरआरबी के चक्कर में आप पूरे के पूरे आरआरबी पे फोकस्ड पड़े हो, आईबीपीएस क्लर्क निकल जाएगा, फिर रोना ही रह जाएगा, और जो स्टूडेंट रेगुलर है वो सिलेक्शन ले जाएगा, आप देखते रह जाओगे। नॉर्मल वाला स्टूडेंट जो रेगुलर है वो ले जाएगा, और जो अपने खुद को ज़्यादा महारथी या धुरंधर वो बेवकूफ़ समझते हैं ना, वो रह जाएंगे। बहुत बड़े बेवकूफ़ है रियल के अंदर, मैंने इतने तगड़े वाले बेवकूफ़ लाइफ में कभी नहीं देखे जितने बेवकूफ़ ये स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब रेगुलरिटी नहीं रखने, जो मेरे अपने कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैंने बेवकूफ़ स्टूडेंट नहीं देखे। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि जब इनको कितने साल हो गए, कितने साल, मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है, मैं सबको जानता हूँ, हर एक स्टूडेंट को जानता हूँ, और जो आप लाइव आते हो उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी शक्ल भी मेरे सामने आती है, कौन कौन लाइव में है। समझ में आ रही चीज़, और कौन कौन लाइव नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कोचिंग में क्या बताते हैं कि मतलब शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही चीज़, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कोचिंग में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमें सब पता है, आपकी जो टोन होती है ना बोलने की, उससे ही पता लग जाता है कौन स्टूडेंट रियल में डेडिकेटेड है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रेगुलर नहीं, उनकी बात करो, उनको बोल देना चाहिए, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, कोचिंग में आकर बोलते हैं सर प्लीज़ हमें गाइड करो, हम क्या करें, ठीक है, हमें मतलब सिलेक्शन लेना है सर, घर का प्रेशर है ये, और बाहर जाकर ताली मारते हैं एक दूसरे के साथ, सर को आज मस्त वाला बेवकूफ़ बना के। लेकिन बेवकूफ़ हूँ, आपको ये नहीं पता कि वो बैठा है ना, उसको सारा पता है कि आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, वो बेवकूफ़ नहीं बना आप लोगों से, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, कि उनको पता है, उस टीचर को पता है कि ये तो बस इनका काम यही करना है, चापलूसी रहनी है इनकी, ठीक है, तो वो क्या करता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर है, ये है वो है, उसको खुद से अंदर से भी पता है कि इनका गधों का कुछ नहीं होना। समझ में आ रही चीज़, ये रियलिटी है कि इन गधों का कुछ भी नहीं होगा, और मैं रियली उनको गधा ही मानता हूँ, सबसे बड़े बेवकूफ़ मानता हूँ, जो अभी भी है ना सेम की सेम गलती दोहरा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और उनको मुझे पता है वो कौन स्टूडेंट है, सारा का सारा पता है, क्योंकि हमारी कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स को हम जानते हैं, और ये ओनली मैं नहीं बोलता, ये हम तीनों बोलते हैं ये बातें। समझ ऐसी हम आपस में बात करते हैं तो हम हाईलाइट करते हैं उन स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट नाम लेकर, ये स्टूडेंट ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबको सबकी बातें करते हैं कि उनका, उन बेवकूफ़ों का कुछ नहीं हो सकता, ये हम सारे ही बातें करते हैं। और यही बात सर ने बोली थी कि कोई मतलब नहीं है इन बेवकूफ़ों को पढ़ाने का, मुझे ही बोला गया था कि इन बेवकूफ़ों को मत पढ़ाया करो सर, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, कितनी मेहनत करते हो आप, कोई मतलब नहीं है, आने तो है नहीं ये, ठीक है, इनका कुछ होना नहीं है, वैसे भी इनको है ना कुछ दो ही ना, प्रोवाइड ही मत करो, वैसे है ये। लेकिन मैं ओनली उन स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट भी हो ना मेरे लिए, तो मैं उस स्टूडेंट को भी कामयाब करूंगा अगर वो डेडिकेटेड है तो मेरे लिए जितने स्टूडेंट आप आ रहे हो मेरे लिए एनफ हो आप, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उन, वैसे भी मैं नहीं चाहता उन बेवकूफ़ों को कुछ बनाना, वैसे भी उन बेवकूफ़ों का वैसे भी कुछ बन नहीं सकता, ये बात उनको बोल देना, ठीक है। और दूसरे उन्होंने मुंह धो रखा है ना आरआरबी पे कि हम क्या कर रहे हैं, एक कई ऐसे टेढ़ा दिमाग लगाते हैं कि अब सारे के सारे आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने लगे, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करने लगे, मतलब आरआरबी को सबने छोड़ दिया तो हम आरआरबी पे ही रहेंगे, तो आरआरबी ले जाएंगे। अरे बेवकूफ़ों, जो आईबीपीएस पीओ में आता है, जो आईबीपीएस क्लर्क में आता है, वो आरआरबी में आता है, वो थोड़ा एडवांस होता है। आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में आएगा वो उसका लेवल थोड़ा आरआरबी से ज़्यादा होता है। तो जो बच्चा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह इनकी तैयारी कर रहा है कमर्शियल बैंक की, वो आरआरबी छोड़ देगा क्या? आपने तो आरआरबी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, तो उन बच्चों ने आईबीपीएस पीओ की, एसबीआई पीओ वगैरह की जिन्होंने तैयारी की, आईपीएस क्लर्क वगैरह की, आरआरबी उनके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उसका लेवल, आरआरबी का लेवल कम होता है उन एग्जाम से। समझ में आ रही है चीज़? तो आपका तो सिलेक्शन नहीं होना, आरआरबी भी वही लेकर जाएंगे, बैठे रहना हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता है ना वैसे ही। और फिर आकर बोलते क्या, सर हमने बेवकूफ़ी कर दी, सर हमने आरआरबी पे ध्यान दिया था, हमने आपकी बात मानी नहीं थी, अब सर क्या करें, अब सर यही बातें होनी है, फिर से वापस वही गलती, मतलब कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों। और वैसे भी ऐसे लोगों का मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा इन लोगों का कुछ हो, क्योंकि अगर ये लोग सिलेक्ट हो गए तो देश को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ऐसा
गधा अगर बैंक में जाएगा तो बैंक की हालत बताओ क्या रहेगी, कैसी हालत होगी बैंक की, खत्म हो गया ना सब कुछ। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसों का सिलेक्शन हो ही ना, अगर देश को बचाना है तो। देशभक्ति की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, क्लियर है। अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करिए अपने को उनसे कोई मतलब, उनकी लाइफ है, जीने दो, ठीक है। जब पछतावा होगा ठोकर खाएंगे, रोएंगे, होना कुछ नहीं है तो रोने दो, ठीक है। अपनों ने जितना बोलना था, जितना गाइड करना था कर दिया, अब अपने पास फालतू टाइम नहीं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ टेम, कबूतर ने पूछा एक ने, और दूसरा बता रहा है यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो क्या, कि ये ऑपोजिट पूछ रहा है, टेम का ऑपोजिट क्या है। तो यहाँ पे उसने बोला वाइल्ड, जो मतलब हिंसक फॉर्म में हो। अनटेम्ड बिल्कुल सही है। एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, वॉयलेंट, लूज। सैवेज का मतलब हिंसक होता है। अनडोमेस्टिकेटेड मतलब जो परिवार से रिलेटेड, मतलब बाहरी वातावरण में रहता हूँ। जिसको मैनेज ना किया, जैसे अनमैनेजेबल। ब्राइट, जो एक तो वो फीका है, टेम का मतलब फीका भी होता है, ब्राइट की फॉर्म में बात करें तो। और चमकीला हो गया, इसका क्या हो गया, बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपकी क्या थी, इस एडिटोरियल की वोकेब थी। तो इन वोकेब वगैरह को रिवाइज करो। IBPS कलर का एग्जाम आ चुका है, सबसे गोल्डन चांस आ चुका है आप लोगों के पास, क्योंकि RRB में सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। आपको भी लाइव में अब दिखाई दे रहे होंगे कि लाइव में कितने आ रहे हैं, पता लग रहा है ना आप लोगों को लाइव में कितने आ रहे हैं। मतलब इतना बड़ा बेस होने के बावजूद, मतलब इतना बड़ा बेस और सब्सक्राइबर भी इतने होने के बावजूद, ठीक है। तो इतना बड़ा बेस अपने पास होने, इतने स्टूडेंट का इतना बड़ा बेस, मतलब अपना बेस, अपनी कोचिंग का कितना बड़ा बेस है, फिर भी देखो स्टूडेंट कितने कम यहाँ पे हैं। समझ में आ रही चीज़। तो इतने कम स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है, आप कितने कम आ रहे हो ना लाइव में, तो मतलब क्या निकला, उनके अंदर अगर रेशियो लें तो आप क्या हो, जितना अपना बेस है उसके अकॉर्डिंग 5% मुश्किल से हो गया आप लोग। समझ में आ रही चीज़। तो मतलब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, वो है ही नहीं सीरियस। फिर भी आप लोग टेंशन लेते हो, जो लाइव आ रहे हैं डेली रेगुलर हैं, वो फिर भी टेंशन, सर पता नहीं हमें नेगेटिविटी आ रही है, हमारा क्या होगा। अरे जब आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपको लगता है आपका क्या होगा, तो उनका क्या होगा, आपका तो होना ही है। जब आप ओनली 4-5% स्टूडेंट आप डेडिकेटेड हो, तो इतनी, इससे ज़्यादा तो वैकेंसी भी होगी। समझ में आ रही चीज़। तो सिलेक्शन तो आप लोगों का इजीली है। तो वो आप सोचो ना, वो है ही नहीं डेडिकेटेड, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनका क्या बनेगा। विदाउट इंग्लिश तो कुछ होना ही नहीं है। तो वो वाली बात आप इजीली ले जाओगे, IPS कलर का, RRB वगैरह सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आप क्यों नेगेटिव हो। नेगेटिव तो वो हो ना जो कुछ कर ही नहीं रहे। समझ में आए। तो नेगेटिव नहीं होना है, फोकस हो जाओ बिल्कुल अब एग्जाम के लिए। IPS कलर का आपका पाप धोएगा, ये गारंटी है, जैसे पिछली बार इसने धोया था। और SBI कलर के भी चांसेस जब आने के, SBI कलर मेंस होने के चांस है, क्योंकि RBI की डेट आपकी 22 नवंबर को फिक्स हो चुकी है मेंस की। तो इसका मतलब RBI की फिक्स हो चुकी है, तो अब SBI भी मेंस का एग्जाम लेगा। समझ में आई चीज़। तो अब रेगुलरिटी रखो, मतलब चांस अपने SBI कलर भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया। तो रिवाइज करते रहो, क्लासेस जितनी भी है उनको ज़्यादा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुराही इस जल को शीतल रखने में सहायक सिद्ध होती है, परंतु यदि यही जल इस सुराही में कई दिन तक पड़ा रहे तो सड़ जाता है, और जो जल आपकी प्यास बुझा सकता था वही आपको अस्वस्थ बना देता है। इसलिए ये आवश्यक है कि सुराही के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं पर परिश्रम करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इस सुराही के जल की भांति आपके गुण और आपकी शक्तियां भी आपको छोड़ देते हैं। इसलिए स्मरण रहे, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त करें, परंतु स्वयं पर परिश्रम करना ना त्यागें, क्योंकि तभी आप सफलता से प्राप्त फल के रस का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि अथक और कड़े परिश्रम का स्वाद सदैव मीठा होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।